नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल मीडिया एफएएस पर। तो दोस्तों, अब तक मैंने पोनियन सेल्वन और चोला इतिहास पर बहुत सारे वीडियोस बनाए हैं। मतलब इतने वीडियोस बने हैं कि पोनियन सेल्वन के लगभग सभी कैरेक्टर्स जैसे आदित्य करिकलन, नंदिनी, ओमई रानी, वंदिया देवन, सबको मैंने इन वीडियोस में कवर कर लिया। इनफैक्ट चोलाओं के बहुत ही फेमस राजा विजयालय चोल, आदित्य चोल, इन सबको भी मैंने ऑलरेडी अपने वीडियोस में कवर कर लिया है। पर इन सब के बीच दोस्तों कहीं ना कहीं हमने पोनियन सेल्वन और चोल इतिहास के सबसे इंपॉर्टेंट कैरेक्टर को ही मिस कर दिया है। मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ खुद पोनियन सेल्वन यानी अरुलमोझी वर्मन की। इसीलिए दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले पोनियन सेल्वन के मेन प्रोटैगनिस्ट अरुलमोझी वर्मन के बारे में। और जिन्हें अभी तक चोला इतिहास या पोनियन सेल्वन के बारे में बहुत ज्यादा कुछ नहीं पता, तो वो प्लीज जाके मेरा प्लेलिस्ट देख लीजिए। आप लोगों को चोलाओं से लिटरली यार गाइस प्यार हो जाएगा। चोलाओं का इतिहास बहुत कमाल का है और मैंने इस पर अब तक बहुत सारे वीडियोस बना दिए हैं। तो ठीक है दोस्तों, आप लोग आज मेरा वीडियो एंजॉय करें। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर दो यार। मैं एक नया क्रिएटर हूँ, आप लोगों के लिए बहुत मेहनत करता हूँ। तो ठीक है दोस्तों, बिना किसी देरी के वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों अगर हम सबसे पहले यहाँ पे बात करें अरुलमोझी वर्मन के बाल्यकाल की, तो देखिए बाल्यकाल से अरुलमोझी वर्मन को पाल पोस के बड़ा किया था उनकी बड़ी बहन यानी कुंदवई देवी ने। मतलब कुंदवई देवी कहीं ना कहीं उनके लिए एक मदरली फिगर है, एक ऐसी व्यक्तित्व है कुंदवई देवी जिन्हें देख के वो काफी कुछ सीखते हैं। वो कुंदवई देवी उनके लिए एक मेंटर का काम करती है। और वहीं पे दोस्तों अरुलमोझी वर्मन का कैरेक्टर एक बिल्कुल परफेक्ट राजा को दर्शाता है। मतलब एक राजा में जितनी भी खूबियां होनी चाहिए, एक प्रजावत्सल राजा में जितनी भी खूबियां होनी चाहिए, वो सभी अरुलमोझी वर्मन में है। अगर बात करें उनके एक सेनापति होने की या फिर उनके लड़ने की, तो जनरलशिप के मामले में अरुलमोझी वर्मन को शायद ही कोई टक्कर दे सकता है। पर वहीं पे जब लड़ाई खत्म हो जाती है तब अरुलमोझी वर्मन से अच्छा इंसान शायद ही आपको कोई मिलेगा, उनसे ज्यादा दयालु इंसान शायद ही आपको कोई मिलेगा। वहीं पे दोस्तों अगर हम उनको कंपेयर उनके बड़े भाई आदित्य करिकलन के साथ करेंगे, तो देखिए आदित्य करिकलन भी नो डाउट सबसे बेस्ट जनरल है, पर आदित्य करिकलन में इंसानियत ना के बराबर। आदित्य करिकलन को जो नंदिनी से धोखा मिला था, उसके बाद लिटरली आदित्य करिकलन के अंदर की इंसानियत, उनका दिल, ये सब कुछ बर्बाद हो चुका है। उनका दिमाग हमेशा मिलिट्री में घुमा हुआ रहता है। वो हमेशा मद, मिलिट्री, इन सबको लेके ही सोचते रहते हैं। अपने सामने जो भी आता है वो उन्हें काट देते हैं। और वहीं पे अरुलमोझी वर्मन अच्छे से जानते हैं कि उनको तलवार कब बाहर निकालनी है और कब तलवार को अपनी म्यान में वापस रखनी है। तो यहीं पे दोस्तों अरुलमोझी वर्मन को एक परफेक्ट, एक पुरुषोत्तम कैरेक्टर बना दिया जाता है। वीर और दयालु होने के साथ ही साथ अरुलमोझी वर्मन बहुत ही ज्यादा न्यायप्रिय व्यक्ति भी है। और इसका बहुत अच्छा एक एग्जांपल हमें PS2 के एंडिंग में देखने को मिलेगा। जब सारी सच्चाई लोगों के सामने बाहर आती है, उस समय अरुलमोझी वर्मन राजगद्दी खुद ना लेकर अपने काका को दे देते हैं। ये मिस्ट्री मैं अभी आपको पूरी तरह से नहीं बताऊंगा। मैं आगे एक और वीडियो बनाने वाला हूँ चेतन अमुदन के बारे में, उसका कैरेक्टर भी काफी इंपॉर्टेंट है। मैं उस वीडियो में आपको ये पूरी मिस्ट्री बताऊंगा। पर यहाँ पे दोस्तों आपको समझ में आएगा कि अरुलमोझी वर्मन का दिल इतना बड़ा है, वो इतने ज्यादा न्यायप्रिय है कि जब उन्हें समझ में आता है कि राज्य के असली हकदार वो नहीं बल्कि उनके काका है, तो वो हंसते हंसते राज्य अपने काका को दे देते हैं। और लगभग 14 साल तक उत्तमचोला अरुलमोझी वर्मन की जगह वहां पे राज करते हैं। और जब उत्तमचोला की डेथ होती है, तब जाके दोस्तों फाइनली अरुलमोझी वर्मन राजगद्दी को अपने हाथ में लेते हैं। और इन्हीं सब कारणों की वजह से दोस्तों अरुलमोझी वर्मन चोल प्रजा में भी बहुत ज्यादा पॉपुलर है। मतलब भले ही यहाँ पे आदित्य करिकलन सबसे बड़े भाई है, पर फिर भी चोलाओं की जो पूरी जनता है, जो पूरी चोल जनता है, वो हमेशा से यही चाहती है कि अरुलमोझी वर्मन को राजगद्दी दी जाए, क्योंकि वो राज करने के एक्चुअल लायक है। वो एक परफेक्ट प्रजावत्सल राजा है। और इसीलिए दोस्तों आपने PS1 में भी देखा होगा कि अरुलमोझी वर्मन लिटरली पूरे चोला राज परिवार और चोल जनता के बिल्कुल लाडले बने रहते हैं। मतलब जिस तरह से हम लाल बहादुर शास्त्री जी को भारत का लाल कहते हैं, काफी हद तक वैसी ही हालत अरुलमोझी वर्मन की भी यहाँ पे है। इसके अलावा दोस्तों अरुलमोझी वर्मन में उस समय के भारत के सभी राजाओं से भिन्न एक बहुत ही यूनिक खूबी थी। अरुलमोझी वर्मन कभी भी कास्ट डिस्क्रिमिनेशन नहीं करते थे। मतलब उन्हें फर्क नहीं पड़ता था कि आप किस कास्ट से हैं। इसका एक बहुत अच्छा आपको मैं एग्जांपल देता हूं कि अरुलमोझी वर्मन जब आगे लड़ाइयां लड़ते हैं, मतलब जब वो आगे चल के द फेमस राजा राजचोला बनते हैं, वो कई सारी लड़ाइयां लड़ते हैं। और इनमें दोस्तों वो अलग अलग लोगों को बंदी भी बनाते हैं। इसमें ब्राह्मण भी थे, क्षत्रिय भी थे। और कहीं ना कहीं हमारे इंडिया में एक नियम रहा है कि आप ब्राह्मण की हत्या नहीं कर सकते। इनफैक्ट जब भगवान राम ने भी रावण को मारा था, तो क्योंकि रावण एक ब्राह्मण था, इसलिए भगवान राम को यहाँ पे प्रायश्चित करना पड़ा था। इनफैक्ट पृथ्वीराज चौहान के जो सेनापति थे चामुंडराय, उनको भी एक बार महोबा के एक सेनापति मलखान ने पकड़ लिया था। पर क्योंकि चामुंडराय एक ब्राह्मण थे, इसी कारण से मलखान उन्हें मार नहीं पा, बल्कि उनको बेइज्जत करके पृथ्वीराज चौहान के पास वापस भेज देते हैं। तो ये जो नियम है ये ज्यादातर राजा फॉलो करते थे। पर यहीं पे अरुलमोझी वर्मन को कोई फर्क नहीं पड़ता था कि आप किस जाति से, आप ब्राह्मण है कि क्षत्रिय है, आप कोई भी हो, अरुलमोझी वर्मन एक झटके में उसे मार सकते
सकते थे, मतलब अगर आप उसके दुश्मन है तो समझ लीजिए उसकी तलवार की कोप आपके ऊपर पड़ने वाली है और कम से कम आपकी जाति आपको उससे नहीं बचा सकती। और इन सब के अलावा अरुलमोझी वर्मन में रिलीजियस टॉलरेंस भी बहुत ज्यादा थी। मतलब देखिए जो चोला है वो बेसिकली शिव भक्त है, मतलब शैवाइट से। पर वहीं पे अरुलमोझी वर्मन के राज के काल में यानी राजा राज चोला के राज्य के समय में चोला राज में वैष्णव या फिर किसी भी दूसरे भगवान को मानने वालों को कभी भी टॉर्चर नहीं किया गया, उनसे कभी भी कोई एक्स्ट्रा कर नहीं लिया गया। इनफैक्ट उन्हें किसी भी तरह की प्रॉब्लम नहीं फेस करनी पड़ी, चाहे वो बुद्ध हो वैष्णव हो। मतलब नॉर्मली क्या होता है कि अगर आप शिव जी के भक्त है तो आपके राज्य में अगर कोई शिव जी को नहीं मानता है, किसी दूसरे भगवान को मानता है, तो आप उनके खिलाफ टॉर्चर्स कर सकते हैं, उनसे कर ले सकते हैं, जो पहले भी भारत में हुआ है। पर अरुलमोझी वर्मन इन सब से बिल्कुल परे थे। वो सभी धर्म को मानने वाले, सभी देवताओं को मानने वालों को इक्वली रिस्पेक्ट देते थे, वो उन्हें इक्वली सभी प्रायोरिटीज देते थे। और इन सब के अलावा दोस्तों अरुलमोझी वर्मन की जो सबसे बड़ी खासियत थी वो थी उनकी लीडरशिप बैटलफील्ड में। मतलब अरुलमोझी वर्मन एक कमाल के जनरल थे, उनसे बेहतर जनरल शायद ही हमारे पूरे भारतवर्ष में और कोई रहा होगा। उनके समय में चोलाओं ने ना सिर्फ जमीनी लड़ाइयां जीती बल्कि नेवल बैटल्स में भी चोलाओं का कोई मुकाबला नहीं था। मतलब चोला नेवी अपने टाइम की सबसे ताकतवर नेवी थी दुनिया की। अरुलमोझी वर्मन ने चोला नेवी को इतना शक्तिशाली बना दिया था कि आज के समय की इंडियन नेवी के भी आप उन्हें पायनियर कह सकते हैं। मतलब आज की इंडियन नेवी कितनी पावरफुल है गाइस, अगर आप उसके कंपैरिजन में उस समय की चोला नेवी को देखेंगे तो दे वेर लिटरली द बीस्ट ऑफ द ओशन। और इस वीडियो में दोस्तों अगर मैंने आपको सिर्फ अरुलमोझी वर्मन के कैरेक्टर के बारे में बताया तो ये वीडियो कहीं ना कहीं अधूरा रह जाएगा। इसलिए दोस्तों आप दिल थाम के बैठिए क्योंकि अभी मैं आपको बताने वाला हूं अरुलमोझी वर्मन की जिंदगी की सभी मिलिट्री अचीवमेंट्स के बारे में जो बहुत ही कमाल की है, जिन्होंने चोला राज्य को एक अलग ही ऊंचाइयों तक पहुंचा दिया। बात करें हम दोस्तों यहाँ पे अरुलमोझी वर्मन के सबसे सिग्निफिकेंट बैटल्स में से एक की, तो वो थी उनके सबसे पहले बैटल्स में से एक जो उन्होंने श्रीलंका के खिलाफ की थी। मतलब श्रीलंका के उस समय राजा थे महिंदा, उन्होंने महिंदा पर आक्रमण किया था और आपने PS1 में ये सीन देखा भी था। और महिंदा को इसमें लिटरली पीछे हटना पड़ा था, उसे अपनी कैपिटल अनुराधापुर को छोड़ के भागना पड़ा था और उसके कैपिटल अनुराधापुर पे चोलाओं का यहाँ पे कब्जा हो गया। ये बैटल दोस्तों चोलाओं के लिए बहुत इंपॉर्टेंट थी। मतलब यहाँ पे चोलाओं ने लगभग 50% से ज्यादा श्रीलंका पर कब्जा कर लिया और महिंदा को यहाँ से अपना राजपाट सदर्न श्रीलंका से संभालना पड़ रहा था और नॉर्दर्न श्रीलंका यहाँ पे पूरी तरह से चोलाओं के कंट्रोल में था। और हालांकि दोस्तों चोला शायद पूरा श्रीलंका उसी समय जीत लेते, पर इसी दौरान पोनियन सेल्वन की जो ये पूरी घटना है ये भी घट रही थी। इसी कारण से कुछ इंटरनल क्लैशेस के कारण उस समय राजा राज चोला को यानी अरुलमोझी वर्मन को थोड़े समय के लिए रुकना पड़ा। पर उनकी जिंदगी की जो मेन मिलिट्री अचीवमेंट्स है वो आती है आफ्टर द पोनियन सेल्वन। मतलब उनके राजा बनने के बाद या फिर उत्तम चोला के राज्यकाल में भी उन्होंने बहुत सारी अचीवमेंट्स की थी। अभी उनके बारे में थोड़ा बता देता हूँ। राजा बनने के बाद अरुलमोझी वर्मन की ज्यादातर लड़ाइयां यहाँ पे नॉर्दर्न फ्रंट में हुई थी क्योंकि आदित्य करिकलन पहले ही मर चुके थे। इसी कारण से नॉर्दर्न फ्रंट पूरा खाली पड़ा था और इसी कारण से अरुलमोझी वर्मन को अपना पूरा ध्यान यहाँ पे नॉर्दर्न फ्रंट पे लगाना पड़ा था। और नॉर्दर्न फ्रंट में उनके 3 सबसे बड़े दुश्मन थे। एक तरफ थे चालुक्यास, एक तरफ होयसला और एक तरफ थे कलिंग। और अरुलमोझी वर्मन ने इन तीनों का ही सशक्ति से दमन किया। मतलब इन तीनों पर उन्होंने कोई दया नहीं दिखाई। इतनी बुरी तरह से उन्होंने यहाँ पे चालुक्यों को हराया कि अगले कई दशकों तक चालुक्य लिटरली अपना सर भी उठा नहीं पाते थे चोलाओं के खिलाफ। इनफैक्ट कलिंग को भी उसने पूरी तरह से मिट्टी में मिला दिया था। कलिंग एक बहुत ही शक्तिशाली राज्य था, कलिंग हमेशा से ही बहुत ही सशक्ति से खड़ा था, पर वहीं पे कलिंग को भी लिटरली चोलाओं ने धूल में मिला दिया था। और होयसलाओं के साथ उन्होंने जो किया उसके बारे में तो गाइस पूछिए मत। और अगर हम यहाँ पे बात करें चोलाओं के नेवल एक्सपीडिशंस की, तो यहाँ पे चोलाओं ने लिटरली मलेशिया तक अपनी नेवल एक्सपीडिशंस की है। मलेशिया कितनी दूर है आप समझ सकते हैं। और यहाँ पे राजा राज चोला के समय से ही पहली बार शुरू हुआ था कि चोलाओं ने यहाँ पे इंडोनेशिया मलेशिया जैसे इलाकों पर वो आक्रमण कर रहे थे। यहाँ पे उस समय श्रीविजय साम्राज्य था तो इनके करीब तक वो पहुंच के आक्रमण कर रहे थे। हालांकि आगे चल के राजेंद्र चोला ने इन इलाकों को जीता, पर सबसे पहले राजा राज चोला ने इन सब की शुरुआत की थी। और ऑलरेडी वो अपने नेवल माइट की मदद से श्रीलंका को तो काफी हद तक जीत ही चुके थे। तो आप लिटरली समझ सकते हैं कि अरुलमोझी वर्मन हमारी इंडियन हिस्ट्री में और चोला हिस्ट्री में कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते थे। मतलब उनके जैसा परफेक्ट रूलर शायद ही हमें और कोई मिला होगा। और इन सब के अलावा दोस्तों अरुलमोझी वर्मन एक बहुत ही ज्यादा रिलीजियस व्यक्ति भी थे। मैंने आपको पहले ही कहा कि वो शिव भक्त थे, तो उन्होंने शिव जी की भी कई सारी बड़ी बड़ी मंदिरें बनवाई थी। मतलब उनके समय में शिव भक्ति तो मानो साउथ इंडिया में एक अलग ही लेवल पर पहुंच चुकी थी। उन्होंने शिव जी की जो मूर्तियां बनाई थी, जो मंदिरें उन्होंने तैयार करवाई थी उस समय, वो आज भी दोस्तों हमारे देश के बहुत ही इंपॉर्टेंट धरोहरों में से एक माना जाता है। और यही सारी चीजें दोस्तों हमें ये याद दिलाती रहती है हमेशा कि हम एक बहुत ही महान सभ्यता के अंश है, कितने महान व्यक्तित्व हमारे पूर्वज रह चुके हैं दोस्तों। तो ठीक है, आज इसी के साथ मैं वीडियो को एंड करना चाहूंगा। मैं आगे एक और वीडियो बनाने वाला हूं चेतन अमुदन के बारे में। उनका कैरेक्टर भी पोनियन सेल्वन पार्ट 2 में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मतलब चेतन अमुदन को लेके ऐसे ट्विस्ट आने वाले हैं कि आप सोच भी नहीं सकते। तो ठीक है दोस्तों, आज के लिए वीडियो बस इतना ही। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फिर से बोलूंगा प्लीज सब्सक्राइब कर दो यार। चैनल को अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, इस वीडियो को लाइक कर दो। मिलेंगे आपसे किसी और दिन किसी और नए कंटेंट के साथ। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद।